अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमज़ान फलक। आज हम लोग प्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट एविडेंस ऑफ एटम्स। अब एटम्स क्या वाकई ही मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक सवाल है जो कि मैं पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि हम एटम को क्यों नहीं देख सकते। अब इसकी रीज़न क्या है कि हम एटम को आम आंख से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, या जो सनलाइट पड़ती है उस सनलाइट के अंदर एक सिंगल एटम का इमेज हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता। तो एक छोटी सी इसके पीछे कन्वर्सेशन है, कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा देख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखें जरा, आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है, मैं एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं और जो कि स्फेरिकल फॉर्म के अंदर है, राउंड है। अब इसका कुछ ना कुछ डायामीटर होगा, ठीक है जी। अब ये अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है तो जाहिर सी बात है इसको देखने के लिए कोई ना कोई वेवलेंथ इसके ऊपर आकर गिरेगी। आप जानते हैं जो वेवलेंथ होती है, इसकी कोई भी जो रेडिएशन है इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, आप इसको लैम्डा बोलते हैं। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत बेसिक बात है। अगर इस लैम्डा की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाहते हैं इसके डायामीटर से हो ज्यादा, अगर वो रेडिएशन जिसकी मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करना चाहते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का डायामीटर हो छोटा और आने वाली रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो हो बड़ी, तो आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। जरूरी है कि कम से कम आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ और जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसका डायामीटर कम से कम सेम होना चाहिए, या फिर जो ऑब्जेक्ट है इसका डायामीटर बड़ा होना चाहिए। अब यही वजह है कि जो आप आम जो माइक्रोस्कोप जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी मदद से आप एक सिंगल एटम को नहीं देख सकते, बिकॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप विजिबल लाइट को यूज करते हैं, और विजिबल लाइट की जो कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और एटम का जो डायामीटर है वो बहुत ही थोड़ा होता है। लिहाजा जब वो रेडिएशन आकर उसके ऊपर फॉल करेगी तो फॉल करने के बाद वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाएगी? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। क्वांटम के अंदर वो ये कहता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? अगर वो ऑब्जेक्ट अपने साथ टकराने वाली रेडिएशन के फोटोन को रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, तो इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब चूंकि वो आने वाली रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो उस एटम के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उसके फोटोन को रिफ्लेक्ट कर सके, लिहाजा उसकी जो प्रेजेंस है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज जरा याद रखनी है कि एटम आम लाइट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से क्यों नहीं दिखाई देते, बिकॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल होती है विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और एटम का डायमीटर बहुत ही कम है। लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है तो क्या आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? डेफिनेटली हम उसको देख सकते हैं। अब ये एक चीज आ जाएगी मेरिट की, डीमेरिट के अंदर कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डीमेरिट क्या है कि वो जस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं 500 नैनोमीटर तक। तो ये एक सिंपल सी एक वैल्यू है, आप इसको याद रख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली चलता हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज के ऊपर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज करते हैं। बीम का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक गन की तरह, जैसे गन को फायर किया जाता है तो बुलेट मूव करती है, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रो के अंदर मूव करते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बीम। वो बीम की तरह डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा सुटेबल होती है एटम्स को देखने के लिए, और इसकी वजह से आप ग्रेफाइट को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप ये ग्रेफाइट को देखें तो इसके अंदर दो तरह के बैंड्स आपको दिखाई देंगे। ये आपकी बुक के अंदर एक फिगर भी दिखाई गई है जिसके अंदर वो बताता है कि कुछ डार्कर बैंड्स होते हैं
और कुछ लाइटर बैंड्स होते हैं। दो डार्कर बैंड्स के दरमियान लाइटर बैंड्स का मौजूद होना ये हमें उस ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की मौजूदगी का पता दिलाते हैं। यानी जो डार्कर बैंड्स हैं और लाइटर बैंड्स हैं ये बेसिकली ग्रेफाइट के पीस में मौजूद कार्बन एटम्स की निशानदेही करते हैं। अब एक तो आप लोग एटम को देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकती है। अब 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं, तो 15 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो पुरानी टेक्निक्स हैं उनमें एक टेक्निक यूज होती थी एक्सरे डायफ्रैक्शन की, जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी यूज की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एटम। लेकिन आप ये कह लें कि एक्सरेज की मदद से, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सरे डायफ्रैक्शन हो या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हो, उसमें यूज होने वाली जो रेडिएशन है वो एक्सरेज हैं। तो आप एक्सरेज का यहाँ पर तस्करा कर लेते हैं कि एटम्स का जो डायामीटर है वो एक्सरेज की मदद से हमने फाइंड किया है, जो कि एक ऑर्डर आता है 2 × 10⁻⁻10 की रेंज के अंदर आते हैं कि जितने भी एटम्स हैं उनका डायामीटर इस रेंज के अंदर है। अब ये कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज पता चला। ये टेक्निक है, सिंपली बस उसका नाम लिख देता हूं XRD। अगर कभी मौका मिला तो इसके बारे में क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। एक्सरे डायफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए टेक्निक यूज होती है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स कुछ और हैं, उनके अंदर आप NMR वगैरह यूज कर लेते हैं। जो आमतौर पर NMR हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा अच्छी है। वैसे और भी है, UV विजिबल भी होती है, इंफ्रारेड भी है, लेकिन NMR इनमें से ज्यादा जो है वो वैलिड टेक्निक है। एनीहाउ ये हमारा मुद्दा नहीं है, इस चीज को क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अब इसी एक्सरसाइज की मदद से आपने एटम्स के मैसेज डिफाइन किए हैं, जो कि एक रेंज में आते हैं 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। और आप जानते हैं कि एटम के जो मैसेज होते हैं उनको AMU एटॉमिक मास यूनिट के लिहाज से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 AMU इक्वल होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। अब ये सारी डिस्कशन से हम एक चीज को इंक्लूड करते हैं कि जो एटम्स हैं ये मौजूद हैं, इनको आप विजुलाइज कर सकते हैं, इनके इमेजेस को भी आप देख सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। और इनकी मौजूदगी की वजह से या इनकी जो मौजूदगी है, ये रिजल्ट्स हमें इनकी मौजूदगी का बताते हैं कि एक्सरे की मदद से इसके डायमीटर फाइंड करना, इनके मैसेज का पता करना, इसके इमेजेस को हासिल करने, ये सारी चीजें इस चीज का सबूत है कि जो एटम्स हैं ये मौजूद हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं और हम इनको इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे जो अगला टॉपिक होगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।